नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र सिंह आपका अपने YouTube चैनल में फिर एक बार आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों मुझे थोड़ा-सा खेद है क्योंकि टेक्निकल प्रॉब्लम होने के कारण मैं नहीं आ पाया, आपके बीच में लाइव नहीं आ पाया। तो इस तरीके से ऑफलाइन ही मेरी वीडियो आपके लिए आएँगी, तब तक लाइव की व्यवस्था नहीं हो पाएगी। तो मैं आपको पूर्व में बता चुका था जीएस और हिंदी की परीक्षाएँ क्लासेस मेरे द्वारा आपको दी जाएँगी। तो आज का जो टॉपिक है इंट्रोडक्शन एज ए इंट्रोडक्शन पॉलिटी का या भारतीय संविधान का मैं आपके सामने रखता हूँ। जैसा कि आपने देखा होगा अभी कल या परसों में अखबार में निकला 5200 लेखपाल की वैकेंसी और 5600 एसआई की वैकेंसी आने वाली है, जिसमें पॉलिटी का एक महत्वपूर्ण रोल रहेगा। भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण औचित्यपूर्ण एक आदर्शपूर्ण रोल रहेगा। तो भारतीय संविधान को एक अच्छे तरीके से आपको बहुत डिटेल में जाके बहुत बारीकी से अध्ययन करना है, और जिसके लिए मैं आपके साथ तत्पर और हमेशा कंधे से कंधा मिला करके आपकी क्लासेस को मैं आगे बढ़ाता चलूंगा। बहुत जीरो से लेकर के डिटेल तक, उसकी गहराइयों तक मैं आपको एक एक पॉइंट एक एक बारीकी से अध्ययन कराऊंगा भारतीय संविधान में। तो चर्चा करता हूं मैं आज इंट्रोडक्शन को लेकर के। तो देखिएगा पॉलिटी आपके सामने लिखा हुआ है बोर्ड पर। तो देखिए पॉलिटी के बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले पॉलिटी का मूड आता है तो अपने देश में पढ़ लेते हैं दो तीन फैक्ट सबसे पहले पढ़ते हैं हम, है ना। क्योंकि हमारे देश के संविधान को पढ़ा जाता है तो विश्व के दो देशों को सबसे ज्यादा पढ़ा जाता है, क्योंकि हमारे देश के संविधान में जो भी चीजों को अपनाया गया है या जो भी शक्तियों को अपनाया गया है वो मेरे ख्याल से एक या दो देशों से सबसे ज्यादा शक्तियों को अपनाया है। उसके अलावा बहुत सारी चीजों को अन्य देशों से भी लिया है। जैसे उदाहरण के तौर पर बेसिक इंट्रोडक्शन के तौर पर आप देख लीजिए, एक अमेरिका है, अमेरिका को देख लीजिए आप, है ना। एक ब्रिटेन है और एक अपना भारत रख लीजिए आप। तीनों में थोड़ा सा कंपैरिजन करते हैं, तीनों की संविधान में, है ना, तुलनात्मक परिप्रेक्ष्य करके देखते हैं। तो कौन सा संविधान से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं संविधान को लेकर के। तो देखिए यहां से सबसे पहला पॉइंट अमेरिका से क्या बनता है, विश्व का सबसे पुराना संविधान, विश्व का सबसे पुराना संविधान कौन से देश का है, अमेरिका का। विश्व का सबसे पुराना संविधान अमेरिका का है। तो ये प्रश्न प्यारे बच्चों कई बार ही परीक्षाओं में पूछा गया है, आपको ऐसे याद कर लेना, नोट कर लेना। सेकंड, ये कभी आता नहीं परीक्षाओं में लेकिन आप लिख सकते हो इस पॉइंट ऑफ व्यू को, यहाँ से नोट कर सकते हो। 1789 में यूएसए का संविधान प्रभावी हुआ था, संविधान प्रभावी हुआ था। कहने का मतलब है दुनिया में सबसे पुराना जो लोकतांत्रिक गणराज्य या लोकतांत्रिक संविधान है वो अमेरिका का संविधान है। 1789 में लागू होकर के अमेरिका वासियों ने अपने राष्ट्र को, अपने देश को, अपने देश के लोगों को एक सूत्र में पिरोया था और विश्व के अन्य देशों को एक आदर्शवाद चिंतन दिया था कि ये संविधान इस तरीके से लागू विश्व भर में हो सकते हैं अलग अलग देशों में। तो 1785 में अमेरिका में लागू हुआ था विश्व का सबसे पुराना संविधान अमेरिका का है। अगला पॉइंट आप पढ़ सकते हैं, यूएसए का सबसे पुराना लोकतांत्रिक गणराज्य है, लोकतांत्रिक गणराज्य है यूएसए का सबसे पुराना, है ना प्यारे बच्चों। तो जो प्रमुख दो तीन पॉइंट हैं, थोड़ा सा तुलना कर रहे हैं एज ए इंट्रोडक्शन वाइज, है ना, सारे देशों, तीनों देशों को लेकर के, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चंस यहीं से बनते हैं। ब्रिटेन पे आ जाते हैं। ब्रिटेन का देखिए आप पॉइंट, आप नोट करते चलिए या वीडियो को पॉज करके या वीडियो को रिपीट करके कई बार आप देख सकते हो। तो ब्रिटेन का क्या है, देखिए ब्रिटेन का संविधान, ब्रिटेन का जो संविधान है वो कैसा है, लिखित नहीं है, लिखित नहीं है। ब्रिटेन का संविधान लिखित नहीं है। सबसे पहली प्रायोरिटी आपको याद रखनी है। इंग्लैंड है या ब्रिटेन है जिन्होंने हम पर शासन किया, लगभग 250 साल तक भारत पर शासन किया था, उनका जो संविधान है, उनका जो कानून है वो कैसा है, लिखित नहीं है। सबसे पहला पॉइंट तो लिखित नहीं है। तो प्यारे बच्चों कैसा है, ये आपके दिमाग में प्रश्न आएगा, किस तरीके का प्रश्न है, किस तरीके का वैधानिक कार्य वहां पर चलते हैं। तो देखिएगा ब्रिटेन का संविधान, ब्रिटेन का संविधान परंपराओं, सिद्धांतों व तर्कों पर आधारित है।
तर्कों पर बेस्ड है। जो ब्रिटेन का संविधान है वो काफी हजारों साल आप कह सकते हो एक तरीके से जो परंपराएं वहां पर चल रही है, वहां की जो संस्कृति है, वहां का जो कल्चर है, वहां के जो प्रिंसिपल्स रहे, सिद्धांत रहे, या किसी बात को एक तर्कपूर्ण ढंग से बताया जाता है, तो उन चीजों को लेकर के ही ब्रिटेन का संविधान कार्य कर रहा है ब्रिटेन में। थर्ड पॉइंट अगर बात करें तो देखिए काफी पुराना मामला है, 5वीं सदी से ऐसा माना जाता है, 5वीं सदी से ही ब्रिटेन 5वीं सदी से ब्रिटेन का संविधान या कानून किसी ना किसी रूप से कार्य कर रहा है। कहने का मतलब ऐसा बताया जाता है, विश्व भर में हिस्ट्री में पढ़ते हैं, 5वीं सदी से कहीं ना कहीं ब्रिटेन का संविधान कार्य कर रहा है अपने एक सिद्धांतों को, परंपराओं को लेकर के। अगला तीसरा थर्ड मुद्दा क्या है इसमें, अगला मुद्दा यह है ब्रिटेन की संसद को, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप सभी नोट कर सकते हैं। ब्रिटेन की संसद को समस्त विश्व की संसदों की जननी कहा जाता है, जननी कहा जाता है ना। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू क्या याद रखना है, ब्रिटेन की जो संसद है उसे समस्त विश्व की जितनी भी संसदें हैं, जितनी भी पार्लियामेंट्स हैं, उनकी एक तरीके से जननी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि ब्रिटेन की संसद से ही विश्व भर की संसदों का निर्माण हुआ है, विश्व भर की संसदों का एक उत्पत्ति हुई है, या उसे देख करके ही रूपरेखा अपनाई है विश्व भर के देशों ने, आप ऐसे कह सकते हो। तो ये प्रमुख पॉइंट है ब्रिटेन को लेकर के। सबसे पहला लिखित नहीं है, दूसरा परंपराओं पर आधारित है, तीसरा जो संसद है ब्रिटेन की, जो आप जानते हैं ओवरऑल संसद से ही कानून किसी भी देश के लिए बनता है, जिसमें कार्यपालिका विधायिका काम करते हैं। 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका होता है, विधायिका होता है, न्यायपालिका। अलग अलग स्तर पर, अलग अलग मोर्चे पर तीनों ही अंग संविधान के कार्य करते हैं। तो ब्रिटेन की संसद को समस्त विश्व की संसदों की जननी कहा जाता है। और अमेरिका में बता चुका, विश्व का सबसे पुराना संविधान, विश्व का सबसे पुराना लोकतांत्रिक देश रहा, जिसका संविधान 1789 में प्रभावी हो गया था, इसीलिए सबसे पुराना लोकतांत्रिक गणराज्य अमेरिका को कहा जाता है। अब इंडिया की बात कर लेते हैं, क्योंकि दोनों देश हो गए, तीसरा हमारा मुल्क है अपना भारत, तो इसे मैं हटा देता हूँ। आप चाहे इसे नोट करना तो वीडियो को पॉज करके या वीडियो को रिपीट करके बाद में आप नोट कर सकते हैं। तो देखिए इंडिया के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो भारत के विषय में मैं आपको बता देता हूँ। तो भारत के विषय में क्या पॉइंट पढ़े जाएंगे, अगर इनकी तुलना में पढ़ते हैं तो देश को प्रमुख 2-3 पॉइंट। तो देखिए भारत का कानून सरल शब्दों में, उसी को आप विधि कह सकते हो, उसी को आप संविधान कह सकते हो, है ना, या उसी को आप मूल दस्तावेज, संविधान के मूल दस्तावेज कह सकते हो, आप किसी भी शब्द का इस्तेमाल कर सकते हो। तो भारत का कानून या विधि या संविधान या विधि का मूल दस्तावेज सबसे बड़ा संविधान है, विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। सबसे पहला मुद्दा है भारत में, भारत के पॉइंट ऑफ व्यू में यदि पढ़ा जाएगा, टू द पॉइंट पढ़ेंगे, तो भारत का जो संविधान है वो विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, नंबर 1। नंबर सेकंड में आपको बता देता हूँ, भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। दूसरा मुद्दा याद रखना है। तीसरा मुद्दा आपको पता ही है यदि पढ़ते हैं तो, भारत का लिखित विश्व का सबसे बड़ा
संवैधानिक दस्तावेज है, संवैधानिक दस्तावेज है, विश्व का सबसे बड़ा संवैधानिक दस्तावेज है। तो यदि इन देशों के कंपेयर में यदि भारत का कंपैरिजन करते हैं तो भारत का इस हिसाब से करते हैं विश्व का सबसे बड़ा है। क्यों सबसे बड़ा है विश्व का, ये आपको मैं बता देता हूँ। क्योंकि भारतीय संविधान में, मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे। कितने आर्टिकल्स थे? 395। लेकिन वर्तमान में कितने आर्टिकल है? 448। लगभग 448 अनुच्छेद हैं भारतीय संविधान में। और बात करते हैं अनुसूचियां कितनी हैं? 12 अनुसूचियां हैं भारतीय संविधान में। कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं भारतीय संविधान में। और बात करते हैं एक और पॉइंट का, बड़े के कंपेयर में मैं आपको बता रहा हूँ, बेसिक इंट्रोडक्शन है, डिटेल्स में बात करेंगे, सारा टॉपिक आएगा आपके सामने। भारतीय संविधान में भाग कितने हैं? तो 25 भागों में, 25 भागों में हमारा संविधान विस्तारित है। इन्हीं भागों में समय के चलते हुए परिवर्तन, बहुत सारी सरकारें हमारे देश में, जो भी सरकार जिस समय आई, जिस हिसाब से परिवर्तन की मांग रही भारत में, उस हिसाब से परिवर्तन होते गए। तो 22 जो भाग थे, संशोधन होने के बाद 25 भाग हो गए हैं। कितने भाग हो गए हैं? वर्तमान में 25 भाग। तो ये हमारे पॉलिटी का, हमारे भारतीय संविधान का एक छोटा सा स्वरूप है, आपके सामने एक छोटी सी इंट्रोडक्शन है। कितने अनुच्छेद थे शुरू में? 395। वर्तमान में 448 अनुच्छेद हो गए हैं ना। इसे मूल लिख सकते हो अगर नोट करेंगे तो, और यहाँ वर्तमान आप लिख सकते हो, इसे नोट करेंगे 448 लगभग। कितनी अनुसूचियां हैं? 12 है, शेड्यूल्स हैं। कितने भागों में बटा हुआ है पूरा संविधान? 22 भागों में। और यही 22 भाग इस समय वर्तमान में 25 भाग हो गए हैं। तो तुलनात्मक अध्ययन में हमने ये पाया कि अमेरिका दुनिया का सबसे पुराना है, जो 1789 मिला हुआ था, जिसमें केवल 7 आर्टिकल्स हैं। ऐसा कहा गया है अमेरिका का जो संविधान है उसमें 7 अनुच्छेद हैं। और हमारे यहाँ कितने अनुच्छेद हैं? 448 तक पहुंच गए। क्योंकि जिस तरीके से, जैसे जिस सरकार को उचित लगा, देश की जनता के हिसाब से, देश के कानून निर्माण के हिसाब से परिवर्तन होते गए, संशोधन होते गए, संविधान में अमेंडमेंट होते गए, तो आर्टिकल्स या क्लॉज बढ़ते गए उनमें। तो इसी का एक परिणाम है, एक नतीजा है कि इस समय है हम 448 पे, जो कि स्टार्टिंग में था 395। तो ये था एक कंपैरिजन, मैंने आपको बताया अमेरिका में, ब्रिटेन में और भारत में। तो प्यारे बच्चों, अगले टॉपिक की अगली बात पे चलते हैं। ये बेसिक्स चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, तो अगली बात आप देखिएगा, यानी आप वीडियो पॉज करके या वीडियो को रिपीट करके बाद में आप देख सकते हो। तो देखिए, पॉलिटी में हमारे संविधान के निर्माण की जो व्यवस्था रही, वो किस हिसाब से व्यवस्था चलती गई भारतीय संविधान के तहत। तो देखिए, एक छोटी सी बात है, थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्स करा देता हूँ। 1600 ईस्वी में, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में भारत में कौन आती है? ब्रिटिश कंपनी आती है ना। ब्रिटिश कंपनी आती है, यहीं से स्टार्ट हुआ, एक तरीके से कह सकते हो भारत का अंग्रेजों का भारत में जो आगमन एक तरीके से स्टार्ट रहा, वो यहीं से स्टार्टिंग रही। ये ब्रिटिश कंपनी आती है, कब आती है? 1600 ईस्वी में। किस लिए आती है? व्यापार करने के लिए, व्यापार करने का उद्देश्य था इसका, व्यापार करने का उद्देश्य था। अगला मुद्दा था इसमें, कितने वर्षों के लिए आती है? 15 वर्षों के लिए। 15 वर्षों के लिए भारत में या आप कह सकते हो दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में व्यापार के लिए इन्हें अनुमति मिली थी, इस कंपनी को। क्योंकि अपना देश कहाँ पे आता है? दक्षिण एशिया में आता है, यदि एशिया महाद्वीप हम पढ़ते हैं तो। अगला मुद्दा क्या था? महारानी थी ब्रिटेन की एलिजाबेथ, महारानी एलिजाबेथ ने इस कंपनी को क्या दी थी? अनुमति दी थी 15 वर्षों तक एक चार्टर अधिनियम के तहत व्यापार करने की। तो एक बेसिक सी मैं बस आपको बात बता रहा हूँ, है ना। ब्रिटिश कंपनी 1600 ईस्वी में आती है, भारत में आती है। भारत में क्या करने आती है? व्यापार करने आती है, ट्रेड को बढ़ाने आती है। और व्यापार भी सबसे ज़्यादा किन चीज़ों को मैं आपको बताऊँ, उस समय पश्चिमी देशों में या पाश्चात्य कंट्रीज थे, या वेस्टर्न कंट्रीज में इंग्लिश में बोल लीजिए आप,
तो सबसे ज़्यादा हमारे देश जो प्रसिद्ध था या फेमस था या खेती सबसे ज़्यादा होती थी, या यूँ कह लीजिए विश्व में सबसे ज़्यादा मसालों की खेती के लिए हमारा भारत जाना जाता था। तो पश्चिमी देशों में आप कह लीजिए एक तरीके से पश्चिमी देशों में, या पश्चिमी देशों को बोल सकते हैं सरल भाषा में, इंग्लैंड बोल दीजिए आप या कोई भी और मुल्क। इंग्लैंड तो आए बहुत सारे लोग, तो काय की डिमांड होती थी भारत में व्यापार करने के लिए मसालों की। तो मसालों की खेती का या मसालों के व्यापार का सबसे ज़्यादा लाभ किसने उठाया? अंग्रेजों ने भी उठाया, पुर्तगालियों ने भी व्यापार किया, डचों ने भी किया, फ्रांसीसियों ने भी किया, है ना। जितने भी लोग आते रहे, विदेशी आक्रमणकारी आए या विदेशी व्यापार करने आए भारत में, उन्होंने सबसे ज़्यादा व्यापार मसालों का किया, क्योंकि भारत की एक प्रतिष्ठा थी मसालों की खेती को लेकर के, जो कि आज भी बनी हुई है। हमारे यहाँ साउथ इंडिया में या दक्षिण भारत में आप देखोगे तो एक पहाड़ियों का नाम है नीलगिरी की पहाड़ियाँ, है ना। वो 3 राज्यों में विस्तारित है नीलगिरी की पहाड़ियाँ। एक केरल में है, तमिलनाडु में है, और मैं बता दूं कर्नाटक में। तो वहाँ सबसे ज़्यादा मसाले उत्पादन होते हैं और वहीं से व्यापार सबसे ज़्यादा इन लोगों ने किया था। तो ये एक छोटी सी बात रही, है ना। इसी क्रम में देखते हैं, धीमे धीमे इस कंपनी ने क्या किया, भारत में व्यापार करने के साथ साथ क्या क्या, अगला मुद्दा अगर पढ़े तो राजनीतिक हस्तक्षेप शुरू कर दिया भारतीय व्यवस्था में क्या कर दिया, राजनीतिक हस्तक्षेप। कहने का मतलब व्यापार करने आए थे लेकिन राजनीति में प्रवेश इन्होंने कर दिया, राजनीतिक हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। इसी बीच क्या होता है, अगला मुद्दा, 1707 में मुगल शासक कौन थे? औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी। कब हो गई? 1707 में। तो 1707 में औरंगजेब की जब मृत्यु हो गई तो भारत में मुगलों की स्थिति का पतन हो गया, या मुगलों की जो एक सर्वोच्चता थी भारत में, उसका धीमे धीमे पतन होता चला गया। तो जब मुगलों का पतन होते चला गया तो अंग्रेजों को और शक्ति मिल गई, ब्रिटिश हुकूमत को और शक्ति मिल गई भारत पर शासन करने के लिए। तो इसी बीच उन्होंने और फायदा उठा करके, तो अगला मुद्दा यहीं पे मैं जोड़ देता हूँ, बेसिक सी बात बता रहा हूँ आपको जोड़ने के लिए। युद्ध होते हैं दो, एक 1757 और एक 1764, है ना। इसे बक्सर की लड़ाई बोलते हैं भारत में, और इसे प्लासी का युद्ध कहा जाता है भारत में, है ना। इसमें रॉबर्ट क्लाइव था अंग्रेजों की तरफ से। ये हिस्ट्री में बताऊंगा, ये टॉपिक हिस्ट्री में आएगा, यहाँ बेसिक बता रहा हूँ। और यहाँ हेक्टर मुनरो कमांडर था या सेनापति था, या इसे लीड कर रहा था, या इस युद्ध को जीतने वाला था हेक्टर मुनरो। तो अंग्रेजों, वहां मुगल शासक मर जाता है तो अंग्रेजों, ब्रिटिश हुकूमत ने और शक्ति पैदा कर दी है ना तेजी से, और भारत की तरफ वो शासन करने की दिशा में और प्रयासरत रहे, राजनीतिक हस्तक्षेप और तेजी से शुरू कर दिया उन्होंने। इधर यहाँ पे 1757 और 1764 में दोनों महत्वपूर्ण लड़ाइयाँ थी, दोनों ही बंगाल में हुई थी। बक्सर भी उस समय बंगाल में था, प्लासी भी एक बंगाल में नदिया जिले में गांव पड़ता है। और बक्सर चूंकि आज बिहार में, उस समय बिहार इज द पार्ट ऑफ पश्चिम बंगाल, बिहार हिस्सा था पश्चिम बंगाल का। तो यहाँ रॉबर्ट क्लाइव जीते, यहाँ हेक्टर मुनरो जीते। तो इन युद्धों के बाद लगभग बंगाल पर, मैं बंगाल की चर्चा कर रहा हूँ अभी इस हिस्से में, अंग्रेजों ने शासन कर लिया था। लगभग 80% राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक या राजस्व जो भी अधिकार थे उन्होंने प्राप्त करने की पूरी कोशिश करी भारत में। कब करी? 1757 की लड़ाई के बाद, 1764 की लड़ाई के बाद। तो एक मजबूती मिल गई और एक लंबा समय बीत गया। 1600 ईस्वी में आए थे, 1600 ईस्वी तक भारत में ही जमे रह गए। 15 सालों के लिए कुल व्यापार करने आए, लेकिन धीमे धीमे राजनीतिक में घुसपैठ करने लगे, फूट डालने लगे स्थानीय शासकों में, स्थानीय रियासत के शासकों में, और राज करना उन्होंने प्रारंभ कर दिया, जिसके बहुत सारे उदाहरण मैं आपको आगे आने वाली क्लासों में दूंगा। इसी सिलसिले में जब ये पूरा घटनाक्रम चलता रहा, हाँ एक पॉइंट और आता है, जब ब्रिटिश कंपनी की स्थापना हुई, कहाँ पे स्थापना हुई थी? लंदन में। इसकी स्थापना लंदन में हुई। तो उस समय भारत में जो शासक था वो कौन था? अकबर। जो भारत के शासक थे उस समय, जब ब्रिटिश कंपनी की स्थापना हुई तो उस समय अकबर शासक थे भारत के, है ना। जब ईस्ट इंडिया कंपनी की लंदन में स्थापना होती है, तो यहाँ से प्रश्न ये पूछ लिया गया कई बार, ईस्ट इंडिया कंपनी के समय भारत का शासक कौन था? अकबर था, है ना। उसके बाद जो शासक रहते हैं वो बदलते जाते हैं।
तो इसी क्रम में अगले मुद्दे की तरफ चलते हैं प्यारे बच्चों, इसे नोट भी कर लेना आप, ठीक है। नहीं समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के मुझे बता सकते हैं, कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू आपके समझ में नहीं आता है तो मैं उसे दोबारा से अगली क्लास में आपके सामने डिस्कस कर दूंगा प्यारे बच्चों। तो देखिए इसी क्रम में जब ये पूरा घटनाक्रम चलता रहा, 1757 की लड़ाई अंग्रेजों ने जीत ली, 1764 की लड़ाई अंग्रेजों ने बक्सर की लड़ाई को जीत लिया, तो एक एक्ट आता है, एक कानून आता है, एक संवैधानिक प्रोसेस शुरुआत करते हैं अंग्रेज अपने तरीके से, अपने माध्यम से, ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में, है ना। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं 1773, इसे बोला जाता है रेगुलेटिंग एक्ट, इसे बोला जाता है रेगुलेटिंग एक्ट बोला जाता है ना। क्या बोला जाता है? रेगुलेटिंग एक्ट, जो कि कहाँ पे बना था? लंदन में बना था प्यारे बच्चों, आप समझ पाए होंगे। 1773 का था, जिसे रेगुलेटिंग एक्ट कहा गया। इसे सर्वप्रथम अंग्रेजों द्वारा लंदन से बना करके भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य में लागू किया गया। कुछ व्यवस्थाओं को लागू किया गया, जैसे जो कि परीक्षाओं में प्रश्न बन चुके हैं, उनको मैं आपके सामने रख देता हूं, आप देख लीजिए। तो देखिए पहला पॉइंट, वर्ष 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट लागू किया गया, लागू किया गया। कहाँ लागू किया गया? भारत में लागू किया गया, बंगाल में लागू किया। दूसरा मुद्दा, बम्बई और दूसरा एक शहर है इसमें मद्रास, इन शहरों को बोलते थे प्रेसिडेंसी, जो प्रमुख महानगर हैं आज भी। बम्बई और मद्रास की प्रेसिडेंसी को बंगाल में शामिल कर दिया था। इस पॉइंट को आप याद रखना है, कहाँ पे शामिल कर दिया? बंगाल में। यानी मतलब इन दोनों शहरों को कहाँ पे मिला दिया? बंगाल में मिला दिया गया, ठीक है प्यारे बच्चों। तीसरा मुद्दा क्या था इसमें? तीसरा मुद्दा था बंगाल का गवर्नर जनरल, बंगाल का गवर्नर जनरल किसे बनाया गया? तो बंगाल का गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स को बनाया गया, वॉरेन हेस्टिंग्स को बनाया गया था।